हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है। इसमें हम इंग्लिश के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके DSEU जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 5 ऑफ इंग्लिश, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये ईडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है टू फेदर्स वंस नेस्ट। टू फेदर्स वंस नेस्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का लाभ कमाना एक गलत तरीके से, ठीक है। एक गलत वे में, एक डिसऑनेस्ट वे में प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, उसको बोलते हैं टू फेदर्स वंस नेस्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी, टू मेक प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो अपोजिट वर्ड बताना है हमें किसका? इनफर्म का। तो देखिए, इनफर्म का मतलब होता है कमज़ोर, है ना, जो कि बेसिकली वीक है, कमज़ोर है, उसके लिए हम इनफर्म का यूज़ करते हैं। इन्फर्मिटी भी आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। इन्फर्मिटी से इनफर्म निकला हुआ है। बेसिकली इनफर्म का यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा इनफर्म का। तो देखिए, इनफर्म का मतलब होता है कमज़ोर या फिर वीक। तो फिर जो अपना इसका अपोजिट होगा, यानी कि कमज़ोर का अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का जो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टाउट, ठीक है। स्टाउट का मतलब बेसिकली होता है एक तरह का मजबूत, ठीक है, कठोर, या फिर आप दूसरे वर्ड में देखें तो कंसोलिडेट आप इसको कह सकते हैं। इनफर्म का जो अपोजिट होगा अफर्म आप कह सकते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी आपके इनफर्म के अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फेन की, जो ऑप्शन नंबर ए है, फेन का मतलब होता है एक तरह का बहाना बनाना, ठीक है, बहाना करना, उसके लिए फेन का यूज़ किया जाता है। एंग्जियस आप सभी को पता ही है। एंग्जियस जो कि बहुत चिंतित हो, है ना, दिमागी संतुलन उसका काफ़ी ज़्यादा, बेसिकली बहुत ज़्यादा चिंता में रहने वाला इंसान एंग्जियस कहा जाता है, ठीक। स्पुर होता है बहुत जल्दी करना, ठीक है, कुछ ज़्यादा स्पीड में, या कुछ भी आप कह सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से कुछ होना, ठीक है, उसके लिए हम बेसिकली स्पुर का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ये भी आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से है। इसमें बोला गया है ए प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप, यानी कि जहाँ पर ज्यूज जो होते हैं वो वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है? जैसे कि पूजा करने की जगह को बोला जाता है इंग्लिश में टेम्पल, ठीक है। नमाज पढ़ने की जगह को बोला जाता है मॉस्क। सिमिलरली जहाँ पर ज्यूज वर्शिप करते हैं उस जगह को बोला जाता है साइनागोज, ठीक है, साइनागोज। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, साइनागोज, इसका क्या है? करेक्ट आंसर होगा। वहीं मोनेस्ट्री जो होता है, मोनेस्ट्री बेसिकली ये बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। जब बुद्धिस्ट लोग प्रेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? मोनेस्ट्री। इसको हिंदी में मठ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है वर्ड दैट मीन्स द सेम, यानी कि सिनोनिम पूछा है मैं एक्सप्लिसिट का। तो एक्सप्लिसिट बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। ये आपने कई बार क्वेश्चन के आखिर में लिखा हुआ देखा होगा कि एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियर तरीके से कुछ भी चीज़ बताना। तो एक्सप्लिसिट का जो यहाँ पर सिनोनिम होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लियर, एकदम स्पष्ट होना, ठीक है। क्लीन में आप कंफ्यूज हो सकते थे। बेसिकली क्लीन यूज़ किया जाता है किसी जैसे जगह होती है, कोई भी प्लेस है, उसकी साफ़ सफाई से रिलेटेड, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको साफ़ करने से रिलेटेड हम जब यूज़ करते हैं कोई वर्ड, तो वहाँ पर क्लीन का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब किसी बारे में एकदम स्पष्ट बात कही जा रही है, स्पष्टता से कुछ दिखाया जा रहा है, तो उसको बेसिकली क्लियर वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो एक्सप्लिसिट का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो क्लियर होगा। कॉशियस का मतलब सभी को पता है, सतर्क रहना बहुत ज़्यादा, ठीक है, सतर्क। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका मतलब आप बताना लिख कर कि एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है।
देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, यहाँ पर क्या आएगा। सो क्वेश्चन है इट टेक्स अ लॉट डैश स्ट्रेंथन फूड सिस्टम। तो देखिए जनरली हमने ये पढ़ा है कि हर जगह हमें क्या लॉट ऑफ लिखा हुआ दिख जाता है ना, तो यहाँ पर भी अगर हम लॉट ऑफ का यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉट ऑफ का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि लॉट ऑफ के बाद हमेशा अपनी क्या आती है, नाउन, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल नाउन जो भी आती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लॉट के बाद ऑफ लगा देता हूँ तो लिखा हुआ है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन क्या है, वर्ब। स्ट्रेंथ आपकी नाउन होती है लेकिन स्ट्रेंथन है वर्ब। तो वर्ब से पहले अगर मैं टू लगा देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, टू और वी1, ये इन्फिनेटिव बन जाता है अपना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर लॉट ऑफ स्ट्रेंथन नहीं होगा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन फिल होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू। यानी कि इट टेक्स अ लॉट टू स्ट्रेंथन फूड सिस्टम, तो टू क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये रीअरेंज का क्वेश्चन है, रीअरेंज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए बी लाइंग हिज एडवांस्ड एज, ये हमें दिया हुआ है स्टार्टिंग का सेंटेंस, बी लाइंग हिज एडवांस्ड एज। बी लाइंग का मतलब छुपाना, ठीक है, कुछ भी चीज़ ना बताना या झूठ बोलना या झुटलाना किसी भी चीज़ को। तो बी लाइंग हिज एडवांस्ड एज यानी कि उसकी ज़्यादा आयु को उसने छुपाते हुए, झुटलाते हुए। अब आगे हमें देखना है कि क्या आएगा। तो क्योंकि हिज की बात की जा रही है, प्रोनाउन हिज का यूज़ हुआ है, तो डेफिनेटली किसी मेल पर्सन की बात की जा रही होगी। तो यहाँ पर अगर मैं चारों ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है रमेश। तो अगर मैं इसको पहले ऑप्शन में रखता हूँ, यानी कि बी लाइंग हिज एडवांस्ड एज, रमेश एक्साइटेडली शोज ऑफ द फ्रेशली प्रिंटेड सिक्स। तो मुझे क्या पता चल गया कि ज़रूर यहाँ क्यू से तो अपना ये जो रीअरेंजमेंट होगा वो स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है जो कि क्यू से स्टार्ट है ना, तो आंसर अपना यही हो जाएगा। इसके बाद भी हम देख लेते हैं कि इसके बाद कौन से सेंटेंस करेक्टली मैच हो पाएंगे। तो जैसे रमेश एक्साइटेडली शोज ऑफ द फ्रेशली प्रिंटेड सिक्स। अब सिक्स आ गया नंबर, तो इसके आगे क्या आना चाहिए, कोई भी नंबर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है जो कि सिक्स उसके साथ ठीक से मैच कर जाए। तो क्योंकि रमेश एक्साइटेडली शोज ऑफ द फ्रेशली प्रिंटेड सिक्स बिफोर तो आएगा नहीं, सिक्स बिकेम भी ठीक नहीं लग रहा, सिक्स वॉल्यूम्स आ सकता है, ठीक है, जैसे अलग अलग बुक्स के 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम। सो उसी तरह से 6 वॉल्यूम्स ऑफ मसनवी दैट लाई ऑन हिज टेबल, ठीक है, ऑन हिज टेबल, तो ये आ गया। देन उसके बाद ऑन टेबल बिफोर ही लॉन्चेज इनटू अ स्टोरी हाउ ही बिकेम, ठीक है, ही बिकेम फैसिनेटेड विद पर्शियन पोइट्री। सो ऑप्शन नंबर क्या है, ए क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, यानी कि QRPS, ये सही रीअरेंजमेंट होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है हमें एरर बताना है कि कौन से पार्ट में इसमें एरर है। सो अल्कोहल इज वोलेटाइल विच, तो ये तो ठीक लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। अल्कोहल क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल होता है मतलब जो जल्दी से वाष्प में बदल जाता है, ठीक है, भाप में बदल जाता है। जैसे अल्कोहल है, उसको हाथ पर डालते तो वो फटाफट से उड़ जाता है ना, बेसिकली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो अल्कोहल इज वोलेटाइल विच मीन्स दैट ओवर टाइम द अल्कोहल विल स्लोली इवेपोरेट्स। तो बेसिकली ये अल्कोहल की एक कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है, एक उसके बारे में जानकारी बताई जा रही है। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस होता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है, जानकारी बताई जा रही है किसी भी चीज़ के बारे में, वो जनरली प्रेजेंट टेंस में हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, विल का यूज़, तो यहाँ पर क्या होगा, विल का यूज़ नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि विल से तो ये फ्यूचर का सेंटेंस बन जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, अल्कोहल इज वॉलेटाइल विच मीन्स दैट ओवर टाइम द अल्कोहल स्लोली इवेपोरेट। तो विल लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में एरर आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इमोलिएंट्स आर मिक्सचर्स दैट हेल्प्स सॉफ्टन एंड मॉइस्चराइज आर स्किन। तो इमोलिएंट्स क्या हैं, मिक्सचर्स हैं जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, ठीक है, उसको सॉफ्टन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इमोलिएंट्स की बात की जा रही है। इमोलिएंट्स क्या है, आपको प्लूरल नाउन दिख रही है और उसके साथ क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है आर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो आपने वर्ब यहाँ पर ये यूज़ की गई है ना, हेल्प्स, तो हेल्प्स तो सिंगुलर के लिए यूज़ की जाती है ना, जब आपका सिंगुलर नाउन होता है या फिर जिसकी भी बात की जा रही है, अगर वहाँ पर सिंगुलर का यूज़ होगा तो हम क्या करते हैं,
सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर एक प्लूरल वर्ब हमें दिख रही है, तो हेल्प्स को क्या करना होगा, हेल्प्स में से एस को रिमूव करना होगा, यानी कि हेल्प्स ना होकर सिंपली क्या हो जाएगा, हेल्प, क्योंकि इमोलियंट्स क्या है, आपको प्लूरल नाउन दिख रहा है, तो इमोलियंट्स आर मिक्सचर्स दैट हेल्प सॉफ्टन एंड मॉइस्चराइजर आर स्किन। ठीक है, मॉइस्चराइज आर स्किन, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में हेल्प्स को हमें हेल्प से रिमूव करना होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ब्लैंक को फिल करना है। इसमें बोला गया है माई मदर डैश वॉन्ट मी टू फेल इन एग्जाम्स। सो माई मदर यहाँ पर आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज़ करना होता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मुझे कौन सी दिख रही है, क्योंकि ये मुझे ये जो पूरा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, वांट यहाँ पर वर्ब मुझे दिख रही है, तो क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए का तो यूज़ करूँगा नहीं, जिसमें वुड नॉट लिखा हुआ है। डोंट का मैं यूज़ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि डोंट तो आपका प्लूरल के लिए यूज़ होगा। कुडंट अगेन ये आपका पास्ट में पहुंच गया, तो डजंट क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो कि इसमें फिट हो सकता है। यानी कि माई मदर डजेंट वांट मी टू फेल इन एग्ज़ाम्स, मेरी जो मदर हैं वो नहीं चाहती मुझे एग्ज़ाम्स में फेल होते दे, बेसिकली वो नहीं चाहती हैं कि वो जो लड़का है वो एग्ज़ाम्स में फेल हो। ठीक है, सो माई मदर डजेंट वांट मी टू फेल इन एग्ज़ाम्स। देन अगेन ये आपका रीअरेंज का क्वेश्चन आ गया है, द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है इसार वॉज बोर्न इन 1922, तो किसी के बोर्न यानी कि किसी के जन्म की बात की जा रही है। सो इसार वॉज बोर्न इन 1922, तो अब ईयर बता दिया कौन से साल में जन्म हुआ, अब इसके बाद जनरली जगह बताई जाती है ना, तो देख लेते हैं हम। इन 1922 इन द गैरिसन ऑफ मैसूर। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर पी ठीक दिख रहा है इसके बाद आता हुआ, क्योंकि अब बोलोगे, आप बोल सकते हो कि बेंगलुरु यहाँ पर जगह दिख रही है, लेकिन 1922 के बाद में हमें कोई और इसके साथ कनेक्ट करने वाला भी मिलना चाहिए ना, जैसे बेंगलुरु लिखा तो उससे पहले कम से कम इन होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर इन नहीं लगा हुआ बेंगलुरु से पहले, लेकिन ये जो पी वाला अपना पार्ट है इसमें हमें ऑलरेडी इन लिखा हुआ दिख रहा है। सो इसार वॉज बोर्न इन 1922 इन द गैरिसन ऑफ मैसूर, तो पी से स्टार्ट होना है, यानी कि ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी कट गया। देन पी के बाद देखते हैं आर आएगा या एस आएगा। सो इन द गैरिसन ऑफ मैसूर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये तो सेंटेंस पढ़कर हमें थोड़ा इलॉजिकल सा लग रहा है ना, मतलब ठीक से सेंस आ नहीं पा रहा है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं आ पा रहा है। इन द गैरिसन ऑफ मैसूर द कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी, ये अलग सेंटेंस ही लग रहा है ना। सो अगर मैं पी के बाद इसको कंसीडर करता हूँ आर को, सो इन द गैरिसन ऑफ मैसूर लैंसर्स विच इज़ इन मुनी रेड्डी पाल्या इन बेंगलुरु, तो अब देखिए बेंगलुरु से पहले इन आ गया, जो मैं बता रहा था ना पहले कि जगह से पहले आपको जनरली इन लगा हुआ मिल जाएगा, तो यानी कि आर के बाद क्यू आएगा, इसका मतलब पहले पी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपका आ जाएगा आर, फिर क्यू, फिर एस, तो पी आर क्यू एस, ये भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। पी आर क्यू एस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट रीअरेंजमेंट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, इसमें हमें फिल करना है अगेन ब्लैंक को। सो द फर्स्ट स्टेप इज डैश पब्लिक अवेयरनेस ऑफ हाउ अर्बन फार्मिंग कैन बेनिफिट मॉडर्न सिटीज़। तो देखिए द फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रेचिंग पब्लिक अवेयरनेस, तो ये तो बिल्कुल गलत मीनिंग निकल रहा है इसका। अबेटिंग, अबेटिंग मतलब होता है त्यागना, है ना, तो द फर्स्ट स्टेप इज अबेटिंग पब्लिक अवेयरनेस, तो पब्लिक अवेयरनेस को त्यागना, ये भी उतना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज राइजिंग पब्लिक अवेयरनेस, तो देखिए राइजिंग बेसिकली यहाँ पर गलत क्यों हो जाएगा, अगर ये रेजिंग होता ना तो ये ठीक हो सकता था एक बार को। रेजिंग मतलब कि अवेयरनेस के बारे में जागृत करना, लोगों को बताना। रेजिंग, राइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उदय होना, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट या राइजिंग
तो राइजिंग बेसिकली अलग सेंस में यूज़ किया जाता है। अगर आपको पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पर रेज का यूज़ किया जाता है, तो रेज या फिर रेजिंग। अब क्योंकि ये वाला ऑप्शन राइजिंग यहाँ पर ठीक मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया, बी ही बच गया, जो कि अपना करेक्ट हो सकता है। यानी कि द फर्स्ट स्टेप इज़ इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस में इंक्रीमेंट करना, उसकी वृद्धि करना ऑफ हाउ अर्बन फार्मिंग कैन बेनिफिट मॉडर्न सिटीज़। यानी कि पहला स्टेप होना चाहिए लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागृत करना कि किस तरह से जो अर्बन फार्मिंग है वो मॉडर्न सिटीज़ को बेनिफिट कर सकती है, फ़ायदा कर सकती है, लाभ पहुंचा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट। अगर यहाँ पर राइजिंग की जगह रेजिंग होता ना तो भी हम इसको करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। इसके अलावा अगर स्टेप इस यहाँ पर हम ये भी लगा सकते थे टू रेज, अगर ये भी हमें ऑप्शन में मिला होता तो इससे भी ये क्या हो सकता था करेक्ट। जैसे द फर्स्ट स्टेप इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस है ना, तो ये भी क्या हो जाता करेक्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था इसलिए इंक्रीजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड था जो कि यहाँ फिल हो सकता था। देन एरर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है वन ऑफ द प्लांट। तो देखिए पढ़ते ही यहाँ समझ आ गया कौन सा रूल यहाँ पर यूज है, वन ऑफ द का रूल, वन ऑफ द। इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन आता है वन ऑफ द के बाद। तो यहाँ लिखा है वन ऑफ द प्लांट, प्लांट क्या है सिंगुलर, तो प्लांट्स करना होना चाहिए था, यानी कि ये प्लांट की जगह क्या आना चाहिए था, प्लांट्स। तो वन ऑफ द प्लांट्स इन द गार्डन इज मिसिंग, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स में से कोई एक प्लांट गार्डन में मिसिंग है। ठीक है, बहुत सारे में से किसी एक की बात की जा रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इज का यूज किया गया है सिंगुलर वर्ब का। और वन ऑफ द के बाद हमेशा याद रखना है कि नाउन कौन सा यूज किया जाता है, सो प्लूरल नाउन, यानी कि प्लांट को प्लांट्स में कन्वर्ट करना होगा। सो ऑप्शन नंबर ए में क्या है एरर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है आई नीड टू कॉल, यानी कि मुझे कॉल करने की ज़रूरत है, आई नीड टू कॉल। सो इतना स्टेटमेंट तो ठीक है, आई के साथ नीड है, क्योंकि आई क्या होता है आपका, बेसिकली आई के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। सो आई नीड, नीड्स नहीं होगा, नीड होगा, तो ये तो ठीक है। आई नीड टू कॉल माई पेरेंट्स एज, ये भी ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। तो आई नीड टू कॉल माई पेरेंट्स एज सून एज पॉसिबल, तो इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, ये पहला जो था अपना पहला पार्ट ये भी ठीक है, आई के साथ नीड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई नीड टू कॉल माई पेरेंट्स एज सून एज पॉसिबल, एज और एज का आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसमें क्या होगा, नो एरर होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। तो लार्गीज, ठीक है, लार्गीज का मतलब पूछा गया है कि लार्गीज का क्या मतलब होगा। तो देखिए जो आपका वर्ड है ये लार्गीज, इसका मतलब होता है हिंदी में आप इसको बोलते सकते हैं जो बहुत ज़्यादा उदार होता है, काइंड होता है। ठीक है, उदारता आप कह सकते हैं, काइंडनेस आप कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा कोई जेनरस होता है उसको भी इस सेंस में यूज़ किया जाता है, जेनरस। ठीक है, बहुत ज़्यादा दयालु, तो जेनरस से ही क्या बन सकता है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जेनरोसिटी। ठीक है, तो जो लार्गीज है इसका जो करेक्ट सिनोनिम आप कह सकते हैं तो वो क्या होगा, जेनरोसिटी। ठीक है, ह्यूमंगस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत विशालकाय। ब्राइब का मतलब आप सभी को पता है, जो घूस दी जाती है उसको बोला जाता है ब्राइब। ठीक है, फंबल आपने कई बार क्रिकेट में सुना होगा, फंबल का मतलब छूट जाना या गलती हो जाना, जैसे कैच फंबल हो जाती है। ठीक है, सो उस सेंस में फंबल का हम यूज़ करते हैं ना, मिस्टेक हो जाना, फंबल। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है इसमें से, अप्रेंटिस बोला गया है। सो अप्रेंटिस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी, एप्लीकेशन से याद रख सकते हैं अप्रेंटिस को, एप्लीकेशन में जिस तरह से आप लिखते हैं ना डबल पी लगाकर, सो सिमिलरली यहाँ पर भी डबल पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, ए या डी में से कोई एक है। और अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस में आपको सिंपली सिंगल एन देखने को मिलता है, अप्रेंटिस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वो हो सकता है कि सी की जगह एस भी दे देना, तो ये भी गलत स्पेलिंग होगी। अगर वो इस तरह से देते थे अप्रेंटिस, सी को एस बना देते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जो करेक्ट होगा डबल पी आएगा एंड जो आखिर में आता है वो सी आता है। ठीक है, सो अप्रेंटिस, एप्लीकेशन से आप याद रख सकते हैं ऐप,
देन रेंटिस अप्रेंटिस, और आखिर में हमेशा याद रखना सी यूज़ किया जाता है, ना कि एस। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फास्टिडियस। फास्टिडियस बेसिकली बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं जो किसी की बात नहीं मानता, बिल्कुल मनमाना होता है, जो खुद करना चाहता है वही करता है, फास्टिडियस ज़िद्दी। ठीक है, तो हमें इसका बताना है अपोजिट क्या होगा। ठीक है, फास्टिडियस का अपोजिट तो एरोगेंट तो होता है घमंडी। ठीक है, तो ये तो इसका अपोजिट होगा नहीं, एरोगेंट जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान हो। प्रॉमिसिंग होता है कोई भी एक, जैसे बेसिकली प्रॉमिस से ही निकला हुआ वर्ड है। ठीक है, वादा करना या वादा, इससे रिलेटेड जो होता है वो आपका प्रॉमिसिंग में आ जाएगा, तो ये भी इसका क्या होगा, करेक्ट अपोजिट वर्ड नहीं मिल रहा है। अल्यूर का मतलब होता है लालच देना, बेसिकली किसी को फुसलाना, है ना, लालच देना, अल्यूरिंग करना, फुसलाना किसी को, तो ये भी इसका क्या है, अपोजिट मीनिंग नहीं दे रहा है। अफेबल होता है जिसको बहुत ही जल्दी मनाया जा सके। ठीक है, जो बहुत ही जल्दी बातों में आ जाए किसी की भी, उसको बोलते हैं अफेबल। कई बार इसको गलीबल भी बोलते हैं। ठीक है, गलीबल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो गलीबल हो गया, अफेबल हो गया, जो कि बहुत जल्दी से झांसे में आ जाए, किसी की भी बात मान जाए, उसको बोलते हैं अफेबल। फास्टिडियस होता है जो बहुत ही ज़िद्दी होता है, किसी की बात ना माने, तो फास्टिडियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, अफेबल। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया अ पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन, यानी कि जिसका चरित्र साफ सुथरा हो, एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर एंड एकदम प्योर एंड क्लीन हो, जिसका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो उसको बोला जाता है क्या, इमैक्यूलेट। ठीक है, इमैक्यूलेट होता है। वहीं इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसको रिवोक ना किया जा सके, जिसको ख़त्म ना किया जा सके, हटाया ना जा सके। ठीक है, नीट का मतलब होता है साफ सुथरा। ठीक है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन जिसे बोलते हैं। वहीं इम्पीरियल का मतलब आपको कमेंट करना है। ठीक है, मुझे बताना है कि आपको कमेंट सेक्शन में कि इम्पीरियल का मतलब क्या होता है। इम्पीरियल आपने कई बार सुना भी होगा, कई टीवी एड्स में भी आपने देखा होगा, इम्पीरियल ब्लू करके एक एड भी आता है। ठीक है, तो इम्पीरियल का आपको मतलब बताना है, इम्पीरियल का मतलब क्या होता है। वहीं इसका जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा, अ पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन, उसका मतलब होता है इमैक्यूलेट। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया है अपोजिट मीनिंग बताना है हमें किसका, फोर सेक का। ठीक है, सो फोर सेक का अपोजिट मीनिंग क्या होता है ये हमें बताना है। सो फोर सेक का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, उसको त्याग देना, है ना, ख़त्म कर देना बेसिकली। तो फोर सेक का मतलब आप हिंदी में कहें तो त्याग देना, है ना, त्याग देना या त्यागना, छोड़ देना कुछ भी, उसको बोला जाता है। वहीं शुन का मतलब होता है परहेज करना, है ना, छोड़ देना, तो ये तो इसका सिनोनिम की तरह हम इस कंसीडर कर सकते हैं, अपोजिट तो नहीं होगा। एम्बेरस का मतलब होता है बेइज्जती। ठीक है, बड़ा ही आप कह सकते हैं कि थोड़ा अजीब सा महसूस करना या बेइज्जती टाइप कुछ हो जाना, उसको बोलते हैं एम्बेरस। इन्फर मैंने बताया ही था, कमज़ोरी, है ना, वीकनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो इसका अपोजिट होगा फोर सेक का, वो होगा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। ठीक है, किसी चीज़ को अपना लेना, अपनाना, आलिंगन करना भी बोल देते हैं ना इसको कई बार। सो एम्ब्रेस मीनिंग क्या हो गया, एम्ब्रेस का मतलब किसी चीज़ को अपनाना। वहीं इसका अपोजिट होता है फोरसेक, जिसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। अबेट भी क्या होता है, अगर फोरसेक का एक और मतलब पूछे, सिनोनिम पूछ दे, तो अबेट भी हो सकता है ना। अबेट का मतलब क्या होता है, त्यागना। ठीक है, तो अगर फोरसेक का सिनोनिम पूछते हैं तो शुन भी हो सकता है, अबेट भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट पूछा था तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एम्ब्रेस, यानी कि अपना लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है गो द होल हॉग। गो द होल हॉग का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं कि समाप्त कर देना या ख़त्म कर देना, या किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर देना। ठीक है, एक एक कंप्लीट वे में किसी भी चीज़ का एंड कर देना, उसको बोला जाता है गो द होल हॉग। सो इन ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है टू डू समथिंग थॉरोली, यानी कि किसी भी चीज़ को करना थॉरोली, है ना। सो गो द होल हॉग का मतलब वही है कि किसी भी चीज़ को, कार्य को समाप्त करना, ख़त्म करना।
सो उसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है वो यही है, टू डू समथिंग थॉरोली। ठीक है, वहीं ए मैसी और स्लॉपी मैन भी इसका ठीक से मीनिंग नहीं आ रहा है। टू बी फास्ट टीडियस अबाउट नथिंग, यानी कि वही ज़िद्दी होना किसी भी चीज़ के लिए नहीं, ये भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। ए जेंटल पर्सन, तो गो द होल हॉक का जो सही मीनिंग होगा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर बी, टू डू समथिंग थॉरोली, किसी भी काम को थॉरोली करना। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है गो अ लॉन्ग वे, ईडीएम है, इसका मतलब आपको बताना है। सो गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है बहुत दूर तक जाना, बहुत दूर तक इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा तरक्की करना है ना, कामयाबी हासिल करने ना, सक्सेसफुल हो जाना लाइफ में। सो उसके लिए बोला जाता है गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, कई बार बड़े लोग बोलते हैं आपसे कि गो अ लॉन्ग वे, है ना, गॉड ब्लेस यू, गो अ लॉन्ग वे। सो उस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि अपने लाइफ में, करियर में बहुत ऊंचाइयों तक जाना, सक्सेसफुल बन जाना। तो यहाँ पर मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, यानी कि टू गो अ लॉन्ग वे मीन्स टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, सो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है प्रिकेरियस का हमें बताना है अपोजिट। ठीक है, व्हाट इज अपोजिट ऑफ प्रिकेरियस। तो प्रिकेरियस मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा वल्नेरेबल है। ठीक है, वल्नेरेबल, वल्नेरेबल यानी कि जिसको बड़ी आसानी से हानि पहुंचाई जा सकती है, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं असुरक्षित है, असुरक्षित है। ठीक है, जो कि अनसेफ है, अनसेफ। तो हमें क्योंकि इसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है, तो अनसेफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ। ठीक है, सो प्रिकेरियस का अपोजिट क्या हो गया, सेफ। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सेफ, है ना। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा। सो ये चार ऑप्शंस दिए हैं। सो हो सकता है कि आपको इस वर्ड का मतलब भी पता ना हो। एक्चुअली ये जो है ना, ये है लैक्रोज, लैक्रोज बोला जाता है। एक्चुअली ये अगर आप यूएसए में ये एक तरह का गेम है। ठीक है, लैक्रोज जैसे रग्बी एक गेम होता है ना, आई होप आप लोगों ने सुना हो रग्बी के बारे में, जिसमें बॉल को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, सो उसी तरह का गेम होता है ये लैक्रोज। ठीक है, सो बेसिकली गेम का नाम है। सो लैक्रोज जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है LACROSSE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे ये करेक्ट स्पेलिंग दिख रही है। सो LACROSSE, यानी कि लैक्रोज क्या होगा, इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा। देन अगला क्वेश्चन है, अगेन ईडियम फ्रेज से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है टेक हार्ट। टेक हार्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, या बहुत ज़्यादा ही एनकरेजमेंट से भर जाना, एंथुजियास्टिक हो जाना, बहुत ज़्यादा जोशीला हो जाना। ठीक है, सो उसकी सेंस में ये टेक हार्ट मुहावरे का, ईडियम का यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, टू बी एनकरेज्ड। ठीक है, एनकरेज्ड हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, अंदर से बिल्कुल जोशीला और जोश भर जाना पूरा। तो उस सेंस में यूज़ किया जाता है टेक हार्ड। टू बी अनॉयड का मतलब होता है चिढ़ जाना या चिढ़ाना किसी को भी, है ना। टू इन्फर समथिंग, बहुत कमज़ोर बना देना किसी को। टू लाइक, है ना, लाइक यानी पसंद के सेंस में उसका यूज़ हो जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टेक हार्ट का मतलब टू बी एनकरेज। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है द डॉक्टर्स कंटिन्यू टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट मेकिंग द पेशेंट वेरी एंग्जियस। सो इसमें जो ये बोल्ड अक्षरों में टाइप किया गया है ना, इसका बेसिकली आपको मतलब बताना है, इसका ईडियम में इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो द डॉक्टर्स कंटिन्यू टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि डॉक्टर क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, बच रहे थे इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताने से, यानी कि किसी भी मेन चीज़ को बताने से दूर हट रहे थे, डायरेक्ट जो मुद्दा है उस पर नहीं आ रहे थे। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आप कहेंगे कि ईडियम होता है वो होता है क्या, बीट अराउंड द बुश। ठीक है, यानी कि हिंदी में मैं बोलूँ तो डायरेक्ट मुद्दे पर ना आना, डायरेक्ट पॉइंट पे ना आना। ठीक है, घुमा फिरा कर बात करना, गोल मोल बात करना, उसका उस सेंस में इस मुहावरे का यूज़ किया जाता है, ईडियम का यूज़ किया जाता है। सो यानी कि द डॉक्टर्स कंटिन्यू टू बीट अराउंड द बुश मेकिंग द पेशेंट वेरी एंग्जियस। तो यानी कि डायरेक्ट कोई भी चीज़ ना बताना, घुमा फिरा कर उस बात को करना। देन आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
डैश आर यू इनवाइटिंग फॉर डिनर टुमारो माई मदर आस्क। सो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, डैश आर यू इनवाइटिंग फॉर डिनर टुमारो। सो विच आर यू इनवाइटिंग फॉर डिनर टुमारो, करेक्ट नहीं लग रहा है ना, पढ़ने में ही गलत आ रहा है, क्योंकि विच तो बेसिकली जो नॉन लिविंग चीज़ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिविंग चीज़ का यूज़ किया जा रहा है कि आर यू इनवाइटिंग फॉर डिनर टुमारो, यानी कि तुम किसे बुला रहे हो डिनर के लिए, यानी कि कल डिनर के लिए तुम किसे बुला रहे हो। ऑफ कोर्स सी बात है किसी इंसान को बुलाया जा रहा होगा। अब क्योंकि तीसरे पर्सन की बात की जा रही है ना, कि माई मदर आस्क, यानी कि मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं किसे डिनर पर बुला रहा हूँ कल के लिए, यानी कि किसी तीसरे पर्सन की बात की जा रही है। तो तीसरे पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, whom का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, whom आर यू इनवाइटिंग फॉर डिनर टुमारो माई मदर आस्क। हु भी नहीं आएगा, हु आर यू इनवाइटिंग, हु तो डायरेक्ट उसी के लिए हो गया ना, ये जो सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन की बात की जा रही है, सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, whom, ठीक है। सो whom आर यू इनवाइटिंग फॉर टुमारो डिनर टुमारो माई मदर आस्क, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। सो ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें हमने कंप्लीट 25 क्वेश्चंस किए। मैंने इसमें आरसी इंक्लूड नहीं की है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसको पैसेज बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता अगर मैं बनाता तो, ठीक है। तो वो उसको आप खुद से घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके पास बुक है, या ऑनलाइन आप गूगल पर सर्च करके कहीं से भी देख सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं, कोई भी पैसेज हो। सो उसको एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल पैसेज आपसे नहीं पूछे जाएंगे, स्टोरी बेस्ड पैसेज होंगे, ठीक है। तो आप एक बारी उनकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरर बेस्ड हो गए, रूल से रिलेटेड हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, इडियम फ्रेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ये सारे क्वेश्चन मैं मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर ही देता हूँ, ठीक है। सो इसका वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको पता ही है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का मॉक टेस्ट काफ़ी पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।